नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग? लिमिटेड लाइन स्टोर्स, डिस्काउंट स्टोर्स, टेलीमार्केटिंग, सुपरमार्केट्स। अब देखो क्वेश्चन में बोला है नॉन स्टोर रिटेलिंग। रिटेलिंग मतलब बेसिकली क्या होता है? रिटेलर्स की बात हो रही है जो थोड़ा थोड़ा गुड्स कस्टमर को सेल करते हैं, जो कि गुड्स सेल करते हैं छोटे क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटीज़ में। और होलसेलर कौन होते हैं? जो कि बल्क में गुड्स सेल करते हैं। ये तो क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं नॉन स्टोर, मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टोर पे वो रिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। और ऐसा कहाँ होता है? सुपरमार्केट्स में, क्योंकि सुपरमार्केट में हमने देखा है कि बहुत सारे आइटम्स होते हैं, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे हमने देखा है कॉस्मेटिक्स के भी होते हैं तो फूड आइटम्स भी होते हैं। तो ऐसे सुपरमार्केट्स में सारे के सारे आइटम लगे होते हैं और आप जितनी क्वान्टिटी उसकी चाहो आप उसकी परचेज कर सकते हो। क्लियर? तो नॉन स्टोर रिटेलिंग का एग्जाम्पल क्या होगा? डी, सुपरमार्केट। नेक्स्ट, promotional efforts directed primarily at end users so that they will ask middlemen for the product is called। अब देखो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जो बेसिकली गुड्स बनाते हैं, वो प्रमोशनल मिक्स रखते हैं। दैट इज़ वो अपने प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है वो 2 लेवल पे करते हैं। पहला मिडिल लेवल, दैट इज़ मिडिल मैन के लिए, और दूसरा यूज़र्स के लिए। क्योंकि देखो बेसिकली प्रोड्यूसर डायरेक्टली भी सेल कर सकते हैं यूज़र्स को और मिडिल मैन को भी दे सकते हैं सो दैट वो यूज़र्स को जा करके सेल करें। तो प्रोड्यूसर्स का हमेशा ये एम होता है कि वो इस तरीके से प्रमोशन करें कि वो मिडिल मैन को भी कवर कर लें एंड यूज़र्स को भी कवर कर लें। क्लियर? अगर उनका फोकस प्रमोशन के टाइम मिडिल मैन पे है तो ऐसी स्ट्रैटेजी को या ऐसे प्रमोशन प्रोग्राम को हम कहते हैं पुश स्ट्रैटेजी। क्लियर? और अगर प्रोड्यूसर का जो प्रमोशन स्ट्रैटेजी है वो कम्प्लीटली बेस्ड है फॉर यूजर्स, दैट इज कि अगर प्रोड्यूसर ये चाहते हैं कि वो यूजर्स की डायरेक्टली कवरेज कर सके एंड यूजर्स की, तो ऐसी स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं पुल स्ट्रैटेजी। क्लियर? तो बेसिकली जो प्रमोशन होता है ना वो प्रमोशनल मिक्स फॉर्म में होता है 2 लेवल के लिए, एक मिडिल मैन के लिए और एक यूजर्स के लिए। अगर मिडिल लेवल के लिए है तो पुश स्ट्रैटेजी और यूजर्स के लिए है तो पुल स्ट्रैटेजी। क्लियर? आप क्वेश्चन में देखो एंड यूजर्स पे फोकस किया है तो नो डाउट ऐसे प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलेंगे? पुल स्ट्रैटेजी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, पुल स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, a product line strategy wherein a company adds a lower priced products to a line to reach a market that cannot afford higher priced item is called। अब बेसिकली होता क्या है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं उन्हीं के साथ हम एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट पॉलिसी या कुछ अदर इंसेंटिव एड ऑन करते हैं सो दैट कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से परचेज कर पाए। और ये बेसिकली किसकी डेफिनेशन है? ट्रेडिंग अप की। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रेडिंग अप। नेक्स्ट, which is a step following the test marketing in the process of new product development। इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। नेक्स्ट, which of the following is not demographic basis of market segmentation। डेमोग्राफिक बेसिस की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ें आती हैं? एज आता है, जेंडर, इनकम एज वेल एज ऑक्यूपेशन, एथनिसिटी एंड रिलीजन। एंड इसके अलावा अगर फैमिली स्ट्रक्चर के बेसिस पे मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो वो भी डेमोग्राफिक बेसिस का पार्ट है। बट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कौन सा इसमें से डेमोग्राफिक बेसिस का पार्ट नहीं है? इनकम है, ऑक्यूपेशन है, फैमिली लाइफ साइकिल भी है, बट नॉर्मल लाइफ साइकिल इसका पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कि अगर नॉर्मल लाइफ साइकिल पे मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेगमेंटेशन होता है, तो वो डेमोग्राफिक बेसिस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, टैफलर्स 1995 जेड स्कोर डज नॉट इंक्लूड। हम इस क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं है बट इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली IRR इज रिवर्स ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। किसका रिवर्स है? NPV का, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ऑक्शन प्राइसिंग इज अ सुपीरियर मेथड ऑफ प्राइस डिस्कवरी बिकॉज। अब देखो ऑक्शन प्राइसिंग मतलब सिंपली क्या होता है? ऑक्शन मतलब जब बोली लगती है, नीलामी होती है, उस केस में क्या होता है कि हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है उस ऑक्शन प्राइसिंग में, उसकी कोई लिमिटेशन तो है नहीं, इसीलिए वो सुपीरियर मेथड है क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई सेगमेंटेशन नहीं होता। हर किसी के पास ये राइट होता है कि वो ऑक्शन प्राइसिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, ऑल कैन पार्टिसिपेट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लीजिंग इज लोअर देन। लीज मतलब जब आप
किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को लीज पे लेते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि एक अग्रीमेंट हो जाता है कि इतने टाइम के लिए प्रॉपर्टी हमारी है और उसके इक्विवेलेंट हम अमाउंट आपको पे कर देंगे। क्लियर? बट हायर परचेज में क्या होता है कि आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होता है और उसके बाद वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका हो जाता है। क्लियर? लीज में ऐसा नहीं होता। लीज में जनरली क्या होता है कि जितने साल के लिए आपने लीजिंग कराई है सिर्फ उतने साल के लिए आपकी प्रॉपर्टी होती है और बाद में आपको उनकी प्रॉपर्टी रिटर्न करनी होती है। अगर आप लीज के एंड में चाहो तब आप उनसे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। पर हायर परचेज में ऐसा नहीं होता। हायर परचेज में तो हम अग्रीमेंट ही इस चीज़ का करते हैं कि हम आपसे आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, बट क्योंकि अभी हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं हम क्या करते हैं उसका इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं जो कि हम पे करते हैं एंड एट द एंड ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट वो प्रोडक्ट किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ लीजिंग हमेशा किससे कम आएगी? हायर परचेज से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लीजिंग में जो हम पेमेंट करते हैं ना लीज के अगेंस्ट वो हमेशा कम होता है किसके? हायर परचेज अमाउंट के, क्योंकि हायर परचेज में बेसिकली हम लोग को हायर परचेज प्राइस पे करनी होती है जो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिला करके होती है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, मार्केट एफिशिएंसी इज डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट। नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इंफॉर्मेशन, क्योंकि मार्केट एफिशिएंसी मतलब क्या कि मार्केट किस स्टेट में है, क्या उसकी क्वालिटी है, तो वो हमें किसके थ्रू पता चल सकता है? सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंफॉर्मेशन के थ्रू। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉयज नीड्स एंड एस्पायरेशंस विथ ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग। इसका करेक्ट आंसर है डी, सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी मीन्स an act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job using the minimum amount of resources needed to produce goods and services. One's skills abilities in meeting the needs of the job which one is holding currently, the ratio of an organization's output to its inputs. प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? यही ना कि अगर हम एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हम कितनी इनपुट लगा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, द रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आउटपुट टू इट्स इनपुट्स। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज लाइन डिपार्टमेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंट, अथॉरिटी डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। बट ऑब्वियस सर्विस डिपार्टमेंट, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम क्या होता है? बेसिकली उनको गाइड करना सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, a performance appraisal system can be used for the following except human resource planning: tone up performance, identify individuals with high potential, discipline employees। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़, क्योंकि बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर रहा है और परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब हम आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको प्रमोशन देंगे, आपको इंक्रीमेंट देंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में तो होगा, टोन अप परफॉर्मेंस में भी होगा एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद हाई पोटेंशियल भी होगा। बट डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन में हैं, जो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, जो प्रॉपर टाइम पे आ जा रहे हैं, उसके बेसिस पे कोई अप्रेजल सिस्टम नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, बैंकिंग इन इंडिया हैज इट्स ओरिजिन एज अर्ली एज मुगल पीरियड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल इज। अब देखो ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज के लिए भी होती है एंड 364 डेज की भी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट, ब्लू कार्ड डिनोट्स, इसका करेक्ट आंसर है सी, अ प्रपोजिशन बाय ईवी है, ये ईयू नहीं है, ईवी, to attract highly qualified professionals from other countries. Next, रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली कैसा रेट है? जिसके बेसिस पे कमर्शियल बैंक बोरो करता है मनी, किससे? आरबीआई से। बट बेसिकली जो मनी बोरो करता है ना, ये अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करके या कह लो सिक्योरिटीज़ को गिरवी रख करके मनी बोरो करता है टू आरबीआई। क्लियर? सो दैट कमर्शियल बैंक लिक्विडिटी मेंटेन कर सके, और ऐसा बेसिकली वो तब करते हैं जब फंड्स की शॉर्टेज होती है। क्लियर? तो देखो ऑप्शन दिया, आरबीआई बोरो शॉर्ट टर्म मनी फ्रॉम द मार्केट, ये तब होता है जब रिवर्स रेपो रेट होता है। बैंक्स कीप्स द मनी विद आरबीआई, बिल्स आर डिस्काउंटेड बाय आरबीआई और फॉरेक्स इज परचेज बाय आरबीआई। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बैंक्स कीप्स द मनी विद आरबीआई, क्योंकि बेसिकली आप बोरो कर रहे हो या सिक्योरिटी सेल करके बोरो कर रहे हो, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप आरबीआई के पास अपना पैसा रख रहे हो सो दैट आप अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन कर सको।
अब ये क्वेश्चन देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए वो कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट से ही हमने लिए हैं। तब देखो यहाँ पे बैंक कीप्स द मनी विद आरबीआई नहीं होना चाहिए, बैंक बोरोज द मनी विद आरबीआई होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली अभी हमने बताया कि कमर्शियल बैंक अपने शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए या फिर कह लो कि लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए आरबीआई से पैसे बोरो करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, रिटेल बैंकिंग मीन्स, अब देखो रिटेल बैंकिंग को हम कंज्यूमर बैंकिंग भी बोलते हैं या इनफैक्ट पर्सनल बैंकिंग भी बोलते हैं। बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस तरह की बैंकिंग में फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज मनी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल कस्टमर्स को, क्लियर, रैदर देन बिजनेसेस। मतलब बिजनेसमैन को या बिजनेस को फाइनेंस करने की जगह ये लोग बेसिकली फाइनेंसिंग किसकी करती हैं? इंडिविजुअल कस्टमर्स की, क्लियर। रिटेल बैंक्स जो होते हैं ना, उनकी तरफ से कई सारी सर्विसेज ऑफर की जाती है, जैसे चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स, मॉर्टगेजेस, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड सो ऑन, क्लियर। तो रिटेल बैंकिंग का मतलब सिंपली क्या हो गया? प्रोवाइडिंग पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज डायरेक्टली टू कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, business plans designed to achieve the organization's objectives is called human resource planning, human resource forecast, strategic plan और corporate development plan। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो बिजनेस प्लान है वो इस तरीके से बनाए जाएं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजिक प्लान, जहां बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी यही होती है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए, क्लियर। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, नोस्ट्रो अकाउंट। अब देखो पहले नोस्ट्रो अकाउंट समझ लो होता क्या है। अब इफ इन केस मानो, अब देखो जैसे हम लोग इंडिया में हैं, अब मान लेते हैं ये यूएसए है, इंडिया में एक बैंक है एसबीआई और यूएसए में भी एक बैंक है, कोई भी बैंक ले लेते हैं, लेट्स से सिटी बैंक, क्लियर। अब अगर मान लो एसबीआई ने यूएसए के सिटी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराया, इस तरह के अकाउंट को हम कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई, क्लियर। मतलब एसबीआई ने सिटी बैंक में ये जो करंट अकाउंट ओपन किया है, कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट ओपन किया है यूएस डॉलर में, इस तरह के करंट अकाउंट को हम कहेंगे नोस्ट्रो अकाउंट। तो सिंपली अगर इसका मतलब देखें तो नोस्ट्रो अकाउंट क्या रेफर करता है? एक ऐसा अकाउंट दैट अ बैंक होल्ड्स इन अ फॉरेन करेंसी इन अनदर बैंक, जहां हमारी कंट्री का कोई बैंक दूसरी कंट्री के बैंक में उनकी करेंसी में एक अकाउंट होल्ड करे, क्लियर। तो अब देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन दिया है, रिफर्स टू एन करंट अकाउंट डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी मेंटेन बाय अ बैंक इन द करेंसी ऑफ अ होम कंट्री। इसका मतलब तो यही है ना कि होम कंट्री के किसी बैंक ने फॉरेन कंट्री में फॉरेन करेंसी में अगर करंट अकाउंट ओपन कराया है तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे? नोस्ट्रो अकाउंट। तो करेक्ट आंसर होगा ए, नोस्ट्रो अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ फॉरेन कैपिटल इनफ्लो टू इंडिया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी है, नॉन रेसिडेंट इंडिया अकाउंट्स भी है, ये एनपीआई नहीं है बेटा, ये एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा था ना कि फॉरेन कैपिटल इनफ्लो क्या नहीं है इसमें से? ये तीनों तो है, क्योंकि इन तीनों ही सोर्सेज से इंडिया में फॉरेन कैपिटल, दैट इज बाहर से जो कैपिटल जनरेट होता है, ये तीनों ही सोर्सेज हैं उसके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, IMF has raised the quota and voting share of India, which places India in the place among 184 members of the organization. इसका करेक्ट आंसर है बी, 11th। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड, अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं और वेरिएंस को इस तरह से। तो बेसिकली वेरिएंस का अंडर रूट जब करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो वेरिएंस आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, on the basis of the size and composition of external debt, World Bank has classified India as a, अब एक्सटर्नल डेट मतलब जो हमारे उधार है बाहर के, उनके बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को जो क्लासिफाई किया है वो किया है एज हेविली इंडेप्टेड कंट्री। नेक्स्ट, डब्ल्यू इन स्वेट स्टैंड्स फॉर, अब बेसिकली अगर स्वेट का फुल फॉर्म देखें तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। डब्ल्यू किसको डिनोट करता है? वीकनेसेस को,
और वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन की कई सारी हो सकती है, जैसे कोई इनएफिशिएंट वर्कर है जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वो भी हमारे कंपनी की या फर्म की वीकनेस हो गई। ऑब्सलीट मशीन्स, जो पुरानी मशीन्स हैं, तो बेसिकली वीकनेसेस के केस में हमें ये देखना होता है कि हम कहाँ इम्प्रूव करें कि हम अपनी इन वीकनेसेस को ख़त्म कर सकें। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, व्हाट कुड यू इम्प्रूव। नेक्स्ट, डेल्फी टेक्निक इज एसोसिएटेड विद, अब देखो डेल्फी मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ बेसिकली हमारा क्या मोटिव होता है, हमारा मोटिव होता है कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ओपिनियन या हम एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुँच सकें। क्लियर? और ऐसा हम किसकी हेल्प से करते हैं? ऐसा हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। बहुत सारे एक पैनल होता है एक्सपर्ट्स का, उनके बेसिस पे, उनके ओपिनियन के बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचते हैं, और ये मेथड फॉलो किया जाता है इन डेल्फी टेक्निक। क्लियर? तो डेल्फी टेक्निक बेसिकली किससे रिलेटेड है? डिसीजन मेकिंग से। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ ₹50,000 टू ए वॉज एंटर्ड एज अ सेल टू बी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कंपनसेटिंग एरर, क्योंकि हमने ए को सेल किया और गलती से वो बी के अकाउंट में डाल दिया, तो उस केस में ए टू सेल की जगह हमने क्या किया होगा? बी टू सेल कर दिया। तो ये तो कंपनसेटिंग एरर है ना, ए के अकाउंट में न जा करके बी के अकाउंट में चला गया, बट दोनों ही किस तरह से शो कर रहे होंगे? डेटर की तरह। तो डेटर का जो टोटल है वो अफेक्ट नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ऑन डैश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द डिमोनेटाइजेशन ऑफ ऑल 500 and 1000 करेंसी नोट्स ऑफ द महात्मा गांधी सीरीज, करेक्ट आंसर होगा 8 नवंबर 2016। नेक्स्ट, द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वॉज प्रोपाउंडेड बाय, न्यू क्लासिकल थ्योरी की बात किया तो करेक्ट आंसर होगा बी, एल्टन मेयो। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट अ बिजनेस, अब देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जब आप सोसाइटी को सर्व करते हो। क्लियर? तो फंक्शंस इफेक्टिवली विदाउट हार्मिंग द सोसाइटी, कीप्स ओनली प्रॉफिट मोटिव इन माइंड, कीप्स पोल्यूशन अंडर चेक, पेज इट्स टैक्सेस टू गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर होगा ए, कि आप इस तरीके से काम करो, इतनी एफिशिएंटली काम करो कि आप सोसाइटी को हार्म ना पहुंचाओ, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। अगर हम प्रोस्पेक्टस की बात करें तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है सो दैट हम पब्लिक को इनवाइट कर सकें डिपॉजिट्स के लिए, या पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं अपनी कंपनी के शेयर्स। मतलब बेसिकली जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर करने होते हैं पब्लिक को, सो दैट वो आकर के शेयर्स परचेज करें, तो उसके लिए वो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। और कई बार वो प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर पाते, तो प्रोस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। क्लियर? मतलब बेसिकली जब आप पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करें, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते तो उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब इफ इन केस मान लो हम प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर पा रहे, उसकी जगह स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करें, तो उस केस में क्या होगा ना कि जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, या डायरेक्टर्स अगर नहीं अवेलेबल हैं तो उनके एजेंट्स, उनसे हमें सिग्नेचर लेना होता है इन राइटिंग। क्लियर? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों का मोटिव क्या है? दोनों का मोटिव है कि जब पब्लिक को शेयर्स इशू करने होते हैं तो पब्लिक को पहले हमें इनवाइट करना होता है कि आप आइए और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करिए, तो उसके लिए ही इशू होता है प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्लियर? और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी पब्लिक को अपने कंपनी के शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, तो उस केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और ना ही स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, नो पर्सन कैन एट द सेम टाइम एक्ट एज अ डायरेक्टर इन मोर देन, इसका करेक्ट आंसर होगा 20 कंपनीज, क्योंकि कोई भी पर्सन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डायरेक्टर नहीं बन सकता है 20 कंपनीज में। नेक्स्ट, पायनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच इज, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एल्टन मेयो। नेक्स्ट, व्हेन कोरिलेशन इज जीरो देन कोवेरियंस इज इक्वल टू, अब देखो अगर कोरिलेशन जीरो है, कोरिलेशन किसको डिनोट करता है? साइन को, कितना ज़्यादा कि किस तरह का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या जीरो रिलेशन है। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो उस केस में कोवेरियंस भी कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर? अब कोरिलेशन पे एक डिटेल डिस्कशन हम अपने दूसरे चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, वहाँ से आपको ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ बी एक्स वाई दैट इज
रिग्रेशन कोएफिशिएंट गिवन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन है एंड वेरिएंस ऑफ y गिवन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बताना है। तो सिंपल है, हम सीधे सीधे bxy का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि है रिग्रेशन कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y। देखो अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, हम बहुत जल्दी रिग्रेशन, कोरिलेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड इंडेक्स नंबर पे अपने दूसरे चैनल पे डिटेल क्लास अपलोड करेंगे, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास bxy गिवन है 0.5, r गिवन है 0.8, इस वेरिएंस ऑफ y दिया है दैट इज दिस। तो हमें क्या वेरिएंस ऑफ y चाहिए? नहीं, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y चाहिए जो कि आ जाएगा 4। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है? 4। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा 2.5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A 2.5। नेक्स्ट, which of the following does not form part of FAO's 14 principles of management? स्पिरिट द कॉर्प्स था, इनिशिएटिव था, ऑर्डर भी था, बट क्या इंडिविजुअलिज्म था? नहीं। यहाँ हम हमेशा ग्रुप में काम करने की बात करते हैं ना कि इंडिविजुअल लेवल पे। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द करेक्शन फैक्टर इज अप्लाइड इन। अब देखो बेसिकली करेक्शन फैक्टर हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। जो बेसिकली हम 0.5 ऐड और लेस करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? करेक्शन फैक्टर। क्लियर? तो करेक्शन फैक्टर कहाँ पे अप्लाइड होगा? इंक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिस्टोग्राम, क्योंकि हम हिस्टोग्राम इस तरीके से बनाते हैं और इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मोड की किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। अब देखो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा का पार्ट है जो कि हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कस किया हुआ है। उसकी क्लास ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई है और उस पर बहुत सारे MCQs हमने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड किया है। तो हम सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से वो क्लास आप कवर ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट, अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज। बेसिकली कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना वो इन्विटेशन टू ऑफर है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जनरली क्या होता है कि इफ़ इन केस मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करने का मन बनाया है और 2 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो क्या इन सबको शेयर मिलेगा? नहीं। कंपनी प्रो राटा के बेसिस पे 2 लाख जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से सिर्फ 1 लाख लोगों को प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स इशू करेगी। क्लियर? तो जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो कंपनी बस ये देखना चाहती है कि उनकी कंपनी के शेयर्स कितने लोग खरीदने को रेडी हैं। तो बेसिकली ये क्या है? एक तरह का इन्विटेशन टू ऑफर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, विच कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन इन इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पास्ट कंसिडरेशन को कंसिडरेशन नहीं माना जाता, पर इंडिया में माना जाता है। नेक्स्ट, द टर्म प्रॉपर्टी एज यूज्ड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट मीन्स। प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुड्स की ओनरशिप, मतलब जब आप उस गुड्स के ओनर बन जाओ तो बेसिकली रिस्क भी आपका होगा, रिटर्न भी आपका होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ओनरशिप। और पोजेशन मतलब क्या होता है? डिलीवरी, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की डिलीवरी देना, फिर भले आप गुड्स के ओनर हो या ना हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड वारंटी। अब देखो इम्प्लाइड वारंटी की बात करें तो अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन है, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स भी है, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड भी है। बेसिकली 4 ही इम्प्लाइड वारंटी थी। एंड वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। इनकम्बरेंसेस मतलब जैसे इफ इन केस मान लो हम एक साइकिल परचेज करने गए तो उस केस में वो साइकिल फ्री ऑफ इनकम्बरेंस तब मानी जाएगी जब उसको कहीं मॉर्टगेज ना किया गया हो सकता है कि हमने उसको कहीं मॉर्टगेज करके उसके बदले पैसे लिए। तो मॉर्टगेज अगर मान लो हमने वाई को किया है तो बेसिकली वो साइकिल अभी किसकी होगी? वाई की होगी, जब तक हम पैसे ना लौटा दें तब तक। क्लियर? तो जब हम परचेज करने जाते हैं ना कोई गुड्स, तो वहाँ ये इम्प्लाइड वारंटी होती है कि उस पर किसी भी तरह का कोई इनकम्बरेंस नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई मॉर्टगेज नहीं होगा। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में बोला वारंटी एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, बल्कि होना क्या चाहिए था? नॉन एग्जिस्टेंस। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम। देखो अब इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात करें तो इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब जो कहीं लिखा ना हो बट वो पार्टनर्स की अथॉरिटी में आता हो। जैसे इफ इन केस मान लो पार्टनर्स अगर चाहें तो वो बहुत ही ईजिली फर्म के नाम पे कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं। जैसे जो जिस गुड्स में वो डील कर रहे हैं वो उनके लिए क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। उस मूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज सेल करने के लिए क्या कहीं पे भी रिटन होना ज़रूरी है? नहीं, वो बहुत ही ईजिली उसको परचेज सेल कर सकते हैं। उसके लिए कहीं पे भी एक्सप्रेस वे में मेंशन किया होना ज़रूरी नहीं है। क्लियर? तो कई सारी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, जैसे
वो चाहें तो वो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर वो चाहें तो किसी भी असेट को सिक्योरिटी देके लोन रेज कर सकते हैं, किसी भी डेट का पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी सर्वेंट को जैसे एम्प्लॉय को फर्म में इंगेज कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह इशू कर सकते हैं। तो ये सब तो नॉर्मल जो बिजनेस से रिलेटेड आपका ट्रांजैक्शन है वो आप बहुत ही ईजिली परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर? बट क्या नहीं कर सकते, जैसे इफ इन केस मान लो जैसे फर्म के अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो आप आर्बिट्रेशन में नहीं डाल सकते जब तक आपके पास उसके लिए एक्सप्रेस अथॉरिटी ना हो। क्लियर? वैसे इफ इन केस मान लो फर्म के अगेंस्ट कोई क्लेम है या पोर्शन ऑफ क्लेम है तो आप उसको रिलिंक्विश या कॉम्प्रोमाइज बिना बाकी पार्टनर्स की परमिशन के नहीं कर सकते। क्लियर? कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद या बेच नहीं सकते। फर्म के बिहाफ पे किसी दूसरे पार्टनरशिप में आप एंटर नहीं कर सकते। तो ये सब बेसिकली क्या है कि इन सब के लिए आपको एक रिटन अथॉरिटी चाहिए। बेसिकली वहाँ पे आपको एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए कि अगर वो चीज़ मेंशन है एक्सप्रेसली तब तो आपके पास राइट होगा, अदरवाइज आपके पास राइट नहीं होगा। क्लियर? यहाँ क्वेश्चन में अगर देखा जाए फर्म के बिहाफ कोई सूट फाइल कर सकते हो? नहीं, ये एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है। बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, ये भी एक्सप्रेस अथॉरिटी है। टू सबमिट अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म, ये भी एक्सप्रेस अथॉरिटी है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस आर executed contract, executory contract, partly executed और partly executory contract, all of the above। डी, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरह का हो सकता है। एग्जीक्यूटेड मतलब जहां दोनों पार्टी ने अपना अपना ऑब्लिगेशन कंप्लाई कर दिया, और एग्जीक्यूटरी मतलब जहां दोनों पार्टी की तरफ से थोड़ा थोड़ा ऑब्लिगेशन ड्यू है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, टाइम रेट गिवन है, 1 घंटे का आप कितना पे कर रहे हो? 40 रुपीज़ एंड 15 मिनट्स अलाउ हो रहा है कि एक यूनिट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको 15 मिनट्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन में कह रहा है पीस रेट वुड बी, पीस रेट कितना होगा? सिंपली अब देखो 60 मिनट्स के लिए हमें कितना पेमेंट हो रहा है? 40 रुपीज़। तो 1 मिनट के लिए कितना पेमेंट किया जाएगा? पर मिनट जो पेमेंट है वो है 0.6667। क्लियर? तो 15 मिनट्स के लिए कितना पेमेंट होगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 0.6667, क्योंकि हम एक यूनिट कितनी देर में बना रहे हैं? 15 मिनट्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ₹10। नेक्स्ट, द कमर्शियल बैंक्स डू नॉट परफॉर्म वन फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग करती है, गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस, फाइनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर। बट क्या करेंसी नोट वो इशू कर सकती है? नहीं। करेंसी नोट कौन इशू करता है? आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स फ्रॉम कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड। बेसिकली जो ओवरहेड्स होता है जब हम उसकी रिकवरी करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जहाँ वो लगा है, जहाँ वो अप्लाई हुआ है, जिसकी वजह से वो ओवरहेड अकर किया है, अराइज हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है, कम किया है, तो नो डाउट आपका प्रॉफिट भी कम दिख रहा होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। और ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट का कैसा रिलेशन होता है? इनडायरेक्ट रिलेशन। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब यहाँ देखो हमारा ओवरऑल 100 MCQs का जो डिस्कशन था वो कंप्लीट हो गया। ये हमारा CUCET के लिए सेकेंड सैम्पल पेपर था। फर्स्ट सैम्पल पेपर बेसिकली हमने वो अपलोड किया था जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल था, जहाँ सिर्फ 40 क्वेश्चंस अवेलेबल थे, और वहाँ हमने ये चीज़ बताई थी कि हम कुछ सैम्पल पेपर्स इसके अपलोड करने वाले हैं। बहुत जल्दी हम सैम्पल पेपर 3 भी अपलोड करेंगे, बट साथ ही साथ हम बता रहे हैं कि हमने जो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, BHU के लिए और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, सब आपके लिए इक्वली रेलेवेंट है। आप देखो यहाँ पे भी ओवरऑल 25 क्वेश्चन छोड़ के जो सेक्शन ए था वो अगर हम छोड़ दें तो सेक्शन बी में तो वही सारे क्वेश्चन हैं ना जो आपके डोमेन से रिलेटेड है, दैट इज़ बीकॉम के ही सारे सब्जेक्ट्स हैं, और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कवर किए हुए हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर में। तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो वहाँ से मेरा ये सजेशन होगा कि आप सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर कर लो, क्योंकि वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं प्रैक्टिस के लिए। आज की क्लास में अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और इस PDF की आपको कॉपी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।